इसकी प्रॉपर न्यूमेरिकल वैल्यू होती है। न्यूमेरिकल वैल्यू को हम लोग क्या बोलते हैं, मैग्नीट्यूड, और साथ ही साथ इसमें क्या होती है बोलो, डायरेक्शन। इसलिए किस टाइप की क्वांटिटी है ये, वेक्टर क्वांटिटी है। अगर हम इसकी यूनिट की बात कर ले तो इसकी यूनिट क्या होती है, यूनिट होती है इसकी, पहले तो मास, मास क्या होता है किलोग्राम, और एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन मतलब मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो यूनिट क्या होगी किलोग्राम। तो इसकी जो एसआई यूनिट होती है, एसआई न्यूटन, ठीक है, इसकी एसआई यूनिट क्या हो गई न्यूटन। इसकी एक दूसरी भी यूनिट होती है जिसको हम बोलते हैं डाइन, तो ये हो जाएगा तुम्हारे पास डाइन। न्यूटन और डाइन में फर्क होता है, 1 न्यूटन इज इक्वल टू होता है 10⁵ तो सबसे पहले लिख दो जरा, इसमें कहाँ तक लिखा था जरा ये बताओ। ऑब्जेक्ट तक लिखा, पोजीशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, तो लिखो जरा इसमें, लिखो इट इज डिनोटेड बाय एफ, it is denoted by f, it is denoted by f, it is vector quantity, it is vector quantity, it is vector quantity, ठीक है। लिखो f इज इक्वल टू एम ए, पहले तो फॉर्मूला लिख लो, f इज इक्वल टू एम ए, f इज इक्वल टू एम ए, और यूनिट लिख लो किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। लिखता है इट्स एसआई यूनिट इज न्यूटन, इट्स एसआई यूनिट इज न्यूटन, इट्स एसआई यूनिट इज न्यूटन। और दूसरी यूनिट लिख लो जरा इसकी, ये बेटा एसआई यूनिट होती है न्यूटन, और अनदर यूनिट लिख दो, या फिर इसको हम बोलते हैं सीजीएस सिस्टम, ये सीजीएस सिस्टम की यूनिट होती है। तो लिखो इट्स यूनिट इन सीजीएस सिस्टम इज, इट्स यूनिट इन सीजीएस सिस्टम इज, सीजीएस का मतलब क्या होगा यहाँ पर ये भी समझ लो, सी का मतलब होता है बेटा सेंटीमीटर, जी का मतलब होता है ग्राम, और एस का मतलब होता है सेकंड, ठीक है, मतलब सिस्टम में सेंटीमीटर ग्राम और सेकंड आएगा। तो 1 न्यूटन इज इक्वल टू होता है 10⁵ ठीक है। ये लिख लो, तो कभी कभी पूछ लेता कि 1 न्यूटन इज इक्वल टू क्या होता है, 10⁵ होता है, ठीक है। कितने टाइप के फोर्स होते हैं अब यहाँ से भी बात कर लेते, तो लिखो टाइप्स ऑफ फोर्स, टाइप्स ऑफ फोर्स, तो कितने टाइप के होते हैं लिखो, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फोर्स, 2 टाइप्स ऑफ फोर्स। पहला लिखो बेटा कॉन्टैक्ट फोर्स, कॉन्टैक्ट फोर्स, और दूसरा लिख दो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। पहला लिखो कॉन्टैक्ट, दूसरा लिखो नॉन कॉन्टैक्ट, नॉन कॉन्टैक्ट, ठीक है। और इसमें पहली यूनिट पड़ेगी कॉन्टैक्ट फोर्स की, तो लिखो जरा कॉन्टैक्ट फोर्स में, तो कॉन्टैक्ट का मतलब क्या हो गया कि फिजिकल इसमें टच रहेगा, दो ऑब्जेक्ट का अगर मान के चलो कि एक दूसरे में टच है, फिजिकली टच, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं कॉन्टैक्ट फोर्स। लिखो सच ए फोर्स, सच ए फोर्स which needs, which needs physically contact, physically contact is known as physically contact of of two object. Such a force which needs physically contact of two object is known as contact force, is known as contact force। क्या क्या एग्जांपल्स हो सकते हैं इसके, सबसे पहला बेटा इसी के आगे वाला चैप्टर पढ़ोगे तुम लोग,
जिसका नाम है फ्रिक्शन। तो पहले इसका पॉइंट है फ्रिक्शन, फ्रिक्शन फोर्स लिख सकते हो। फ्रिक्शन के अलावा और भी होते हैं, जैसे कि तुम्हारे पास विस्कस फोर्स हो गया। विस्कस फोर्स लिक्विड में लगता है लेयर्स के बीच में, तो ये तुम्हारे पास हो गया विस्कस फोर्स। तो इन फोर्स में कांटेक्ट की जरूरत पड़ती है, ठीक है। और जो दूसरा पड़ेगा इसमें नॉन कांटेक्ट फोर्स में, तो जस्ट इसी का उल्टा लिख लो, बिल्कुल सेम टू सेम वैसे लिखोगे, सच ए फोर्स विच डज नॉट नीड, सच ए फोर्स विच डज नॉट नीड, does not need any physical contact between two objects, दो ऑब्जेक्ट के बीच में किसी प्रकार का कोई कांटेक्ट नहीं रहेगा इसमें, तो उसको बोलते हैं नॉन कांटेक्ट, ठीक है। कौन कौन से फोर्स नॉन कांटेक्ट में आते हैं, जैसे बेटा तुम्हारे पास होता है फोर्स बिटवीन टू चार्जेस, ये हाई स्कूल का ही टॉपिक था, फोर्स बिटवीन टू चार्जेस, जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या फिर इलेक्ट्रिक फोर्स बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फोर्स। ये तुम्हारा पहला तुम्हारा हो गया दो चार्जेस के बीच का फोर्स। दूसरा ये एग्जांपल है। दूसरा लिख दो बेटा ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटी का जो फोर्स होता है वो नॉन कांटेक्ट होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स। एक और लिख लो जरा इसमें, देखो फोर्स एक्टिंग बिटवीन बिटवीन मैग्नेट, यानी मैग्नेट के बीच में जो फोर्स लगेगा उसको भी हम लोग क्या बोलेंगे, नॉन कांटेक्ट। तो ये फोर्स ऐसे हैं जिनमें कांटेक्ट की जरूरत नहीं पड़ती है, तो इनको हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन कांटेक्ट। कुछ ऐसे हैं जिनमें कांटेक्ट की जरूरत पड़ेगी और कुछ ऐसे जिनमें नॉन कांटेक्ट। नोट कर लिया। अब तक विजय ने 3 एग्जांपल बता दिए, उसके 2 एग्जांपल बता दिए। अब इसी के आगे लिखो जरा, लिखो बैलेंस्ड फोर्स, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट रहेगा। हाँ, बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड, क्योंकि यही तुम्हारे न्यूमेरिकल में तुम्हें मदद करेगा। बैलेंस्ड फोर्स, बैलेंस्ड फोर्स, बैलेंस्ड फोर्स। अब बैलेंस्ड फोर्स क्या होता है, चल रहा है बैलेंस का मतलब होता है कि अगर हमने किसी ऑब्जेक्ट में दो या दो से ज्यादा फोर्स लगाए, ठीक है, और उनका रिजल्ट क्या है, जीरो, नेट फोर्स कितना होना चाहिए, जीरो। अगर किसी ऑब्जेक्ट पे दो या दो से ज्यादा फोर्स लगे लेकिन रिजल्टेंट जीरो आ, यानी तो अगर स्टेटमेंट जीरो है तो इस टाइप के फोर्स को हम लोग क्या बोलेंगे, बैलेंस। और अगर मान लो नेट फोर्स जीरो नहीं है, यानी उसमें कुछ ना कुछ डाल दो बैलेंस्ड फोर्स, और इस पे जरा लिखो बैलेंस्ड फोर्स पे, बैलेंस्ड फोर्स पे लिखो, लिखो इफ एन ऑब्जेक्ट, इफ एन ऑब्जेक्ट बी सब्जेक्टेड बाय, be subjected by two or two or two or more than two, more than two force, more than two force, but their resultant will be zero, their resultant will be zero, resultant will be zero.
resultant will be 0. देखो there is no displacement in the object. There is no displacement in the object. There is no displacement in the object. Because it is known as balanced force. It is known as balanced force. It is known as balanced force. अब अनबैलेंस्ड फोर्स लिख लो. अनबैलेंस्ड फोर्स जैसे सी का उल्टा रहेगा और सेम टू सेम वही लैंग्वेज लिखोगे. इफ एन ऑब्जेक्ट बी सब्जेक्टेड बाय टू और मोर पूरा सेम टू सेम वैल्यू डालो. बट रिजल्टेंट पे आगे लिख लेना रिजल्टेंट डज नॉट इक्वल टू 0. हाँ बाकी सब कुछ वही रहेगा. और जहां पर हमने लिखा है कि डिस्प्लेसमेंट इसका 0 है बट इसमें डिस्प्लेसमेंट 0 नहीं होगा. कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट जरूर होगा. बस अभी सिंपली ना रिजल्ट जो डिस्प्लेसमेंट है डज नॉट इक्वल टू 0. बाकी सब कुछ यही रहेगा. ऊपर वाली लैंग्वेज पूरी लिखते चले जाओ. केवल रिजल्टेंट डज नॉट इक्वल टू 0 और डिस्प्लेसमेंट डज नॉट इक्वल टू 0. लिख लो पूरा सेंटेंस. लिखा. उठ कर ले. अब देखो इसमें ये तो खैर बात थी फोर्स की. अब हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ रहे हैं इसमें और अगली हेडिंग डाल दो बेटा इनर्शिया. अगली हेडिंग डाल दो इनर्शिया. आगे इनर्शिया. तो सबसे पहले तो समझ लो कि इनर्शिया का मतलब क्या होता है. इनर्शिया का मतलब होता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट, ठीक है, किसी, ठीक है, ऑब्जेक्ट अगर मान लो रेस्ट में है तो ऑब्जेक्ट बिना फोर्स लगाए अपने स्टेट को कभी चेंज नहीं करेगा. ध्यान से समझो इस बात को कि ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में है तो वो तब तक रेस्ट में रखा रहेगा जब तक उसमें हम फोर्स ना लगाए. ये बात क्लियर है. ध्यान से देखो. ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहेगा जब तक उसमें हम फोर्स लगा के उसको आगे ना बढ़ाए. ठीक है. और अगर ऑब्जेक्ट मान लो चल रहा है, ये देखो, ऑब्जेक्ट अगर मान लो किसी वेलोसिटी से आगे की तरफ चल रहा है, ठीक है, तो उस पर जब तक हम फोर्स नहीं लगाएंगे तब तक उसकी स्पीड में ना तो चेंजमेंट आएगा और ना तो उसकी लोकेशन में कोई चेंजमेंट आएगा. तो हर एक ऑब्जेक्ट की अपनी प्रॉपर्टी, हर ऑब्जेक्ट की अपनी एक टेंडेंसी है कि खुद से स्टेट को कभी चेंज नहीं करता. और जो ये टेंडेंसी है इसी टेंडेंसी को ही हम लोग क्या बोलते हैं, इनर्शिया बोलते हैं. किसी भी ऑब्जेक्ट की वो टेंडेंसी जो खुद से अपनी स्टेट को कभी चेंज ना करे तो उसी टेंडेंसी को ही हम लोग क्या बोलते हैं, इनर्शिया बोलते हैं. तो हेडिंग डाल दो इनर्शिया और लिखना जरा स्टार्ट करो उस पर. इनर्शिया लिखो बेटा इनर्शिया. तो लिखो जरा. इट इज a tendency of any object. It is a tendency of, it is a tendency, ये लिखा, tendency of any object, of any object due to which, due to which, due to which an object does not change, an object does not change
वो बगल वाला होशियार उससे देख के लिख लिया। डज नॉट चेंज इट्स स्टेट इटसेल्फ, इट्स स्टेट इटसेल्फ, इटसेल्फ। जल्दी जल्दी बोल रहा था। तो इनर्शिया का मतलब क्या हो गया? इनर्शिया का मतलब ओए, इनर्शिया का मतलब क्या हो गया कि किसी भी ऑब्जेक्ट की वो टेंडेंसी जो खुद से अपने स्टेट को चेंज ना कर पाए विदाउट एनी फोर्स, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? इनर्शिया। कितने तरीके का होता है? केवल नाम लिखवाएंगे, ज्यादा तरीके का नहीं लिखवाएंगे। लिखो इनर्शिया ऑफ रेस्ट। अब इतना पूरा नहीं पूछा जाता तुम्हारे लिए, वो 9 से चला गया। इनर्शिया ऑफ रेस्ट, दूसरा होता है इनर्शिया ऑफ मोशन, और तीसरा होता है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, inertia of rest, inertia of motion, inertia of direction. Inertia of rest, inertia of motion, inertia of डायरेक्शन, 3 तरीके का होता है इनर्शिया। क्योंकि अभी इसी पे जब न्यूटन के 3 रूल लिखवाएंगे तो पहला रूल यही था उनका, इनर्शिया वाला, ठीक है, उसको हम इनर्शिया लॉ बोलेंगे, ठीक है। क्योंकि फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन ये चैप्टर का नाम है, जिसमें से फोर्स तो तुम्हारा खत्म हो गया, अब लॉज ऑफ मोशन स्टार्ट हो गया। तो हेडिंग डाल दो बेटा, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। देख के लिख लेना। अब तुम आइसक्रीम खाने चले गए, तुम ठीक है। लिखो बेटा लॉज ऑफ मोशन। मोशन के बेटा न्यूटन ने 3 लॉ दिए थे, उसमें से पहला लॉ तुमको ऑलरेडी हम लिखवा चुके हैं, लॉ ऑफ इनर्शिया। तो लिखो रिगार्डिंग मोशन, रिगार्डिंग मोशन न्यूटन suggested three laws। क्या क्या नाम? लॉ ऑफ इनर्शिया, या फिर इनर्शिया लॉ भी लिख सकते हो, लॉ ऑफ मोमेंटम, और तीसरा था लॉ ऑफ एक्शन रिएक्शन। ठीक है, पहला लॉ कौन सा था? लॉ ऑफ इनर्शिया। दूसरा लॉ था लॉ ऑफ मोमेंटम, और तीसरा था लॉ ऑफ एक्शन रिएक्शन। ठीक है, अब इसमें से पहला लॉ केवल एक लाइन में फटाक से लिख लो, क्योंकि ऑलरेडी पूरा लिखवा चुके हैं। लिखो बेटा अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, हाँ चाहे हेडिंग डाल के अलग से लिख लो, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ नो एनी ऑब्जेक्ट, नो एनी ऑब्जेक्ट changes its state itself unless force applied on it, force applied on it। According to this law, no any object changes its state itself unless force applied on it। क्या कहता है रूल? कि कोई भी ऑब्जेक्ट बिना फोर्स लगाए अपनी स्टेट को कभी चेंज नहीं करता। ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में है तो रेस्ट पे रहेगा, मोशन पे तो मोशन पे रहेगा। ठीक है, तो ये तुम्हारे पास पहला रूल हो गया।